हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे डिजाइन मेथड्स की, जिसमें कुछ मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। बचे हुए दो मेथड्स डिस्कस करना है, जिसमें एक आपका एम्पिरिकल मेथड का मैक्लिओड मेथड है और दूसरा मेथड आपका थ्योरेटिकल मेथड से आपका बर्मिस्टर मेथड है। ठीक है, तो बस उन्हीं चीजों को डिस्कस करना है। फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा क्या, रिजिड पेमेंट का डिजाइन। तो आप लोग जल्द से जल्द कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैंने बताया ना, सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट इस पे आपको फ्री में मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना मैक्लिओड मेथड। ठीक है, मैक्लिओड मेथड देखिए, मैक्लिओड मेथड। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, इसमें भी हम पेमेंट की थिकनेस देखते हैं। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं पेमेंट थिकनेस T इक्वल टू K log 10 PYS, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, मैक्लिओड मेथड का। ठीक है, जिसमें आपका P क्या है, ग्रॉस व्हील लोड, S आपका क्या है, टोटल सबग्रेड सपोर्ट, टोटल सबग्रेड सपोर्ट इन किलोग्राम। ठीक है, ये भी आपका किलोग्राम में है। और के आपका क्या है, ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है, के आपका कांस्टेंट है। ठीक है, और टी आपका पेमेंट थिकनेस है। तो ये आपका किसने बताया था, मैक्लिओड ने पेमेंट की थिकनेस निकालने का फॉर्मूला बताया है। ठीक है, अब इनका इसके बाद जो मेन है आपका क्या है, बर्मिस्टर मेथड, बर्मिस्टर मेथड। ठीक है, तो बर्मिस्टर मेथड हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग डाल दीजिए, या इसी का एक नाम, मतलब पूरा नाम है बर्मिस्टर इलास्टिक लेयर थ्योरी, बर्मिस्टर इलास्टिक लेयर थ्योरी। ओके, देखिए बर्मिस्टर इलास्टिक लेयर थ्योरी या बर्मिस्टर मेथड हम बोल लेते हैं शॉर्ट में। इन्होंने क्या बताया था कि जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो सरफेस कोर्स की सबसे ज्यादा, ठीक है, फिर बेस कोर्स का, फिर उसके बाद फिर आपका सब बेस, और लास्ट में आपका सबग्रेड। ठीक है, कुछ इस तरह से इन्होंने हमें बताया था, जिसमें आपका यहाँ पे आप लिख लीजिए ESC क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सरफेस कोर्स, सरफेस कोर्स। ठीक है, और आपका EB क्या है, EB क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बेस कोर्स। ठीक है, सबग्रेड, सब बेस और बेस, और ठीक है बेस कोर्स, और ESB क्या है आपका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ क्या है, सब बेस, सब बेस। लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, ES क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड को। ठीक है, तो ये है आपका सबग्रेड लेयर है, सबग्रेड कोर्स कह सकते हैं। तो ये किसने बताया था हमें ये बताया हमें किसने, बर्मिस्टर ने। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि किसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू बर्मिस्टर। अब इन्होंने कुछ इसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया था। क्या दिया था, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन बाय बर्मिस्टर। तो इन्होंने क्या बताया कि अगर आपका, ठीक है, फॉर फ्लेक्सिबल प्लेट हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, फॉर फ्लेक्सिबल प्लेट्स। ठीक है, आपका इन्होंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट फॉर फ्लेक्सिबल प्लेट के लिए, सॉरी फ्लेक्सिबल पेवमेंट, सॉरी फ्लेक्सिबल पेवमेंट। ठीक है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 PA अपॉन में ES। ठीक है, इंटू F2 क्या हो जाएगा। और फिर दूसरा आपका क्या बताया था, फॉर रिजिड पेवमेंट,
रिजिड पेमेंट क्या बताया था इन्होंने, देखिए डेल्टा इक्वल टू 1.18 PA अपॉन में ES इंटू F2। अब देखिए ये है क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपने देख लिया, ठीक है। फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए डेल्टा इक्वल टू 1.5 PA बाई ES इंटू F2 और रिजिड पेमेंट के लिए 1.18 PA बाई ES इंटू F2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ES नाम से क्लियर है, अभी मैंने बताया था ES क्या था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रिड, ठीक है। और P क्या है आपका, कॉन्टैक्ट प्रेशर, ठीक है। P आपका कॉन्टैक्ट प्रेशर और A आपका क्या है, A आपका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है। तो एक एक चीज हम लिख लेते हैं यहाँ पे, वेयर डेल्टा इक्वल टू डिफ्लेक्शन, ओके, और P आपका क्या है, कॉन्टैक्ट प्रेशर, ठीक है। ए क्या है, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है। और F2 क्या है, F2 लिख देते हैं, F2 इक्वल टू डिफ्लेक्शन फैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, चार चीजें। और ES आपका अभी मैंने बताया था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या है आपका, इसके बाद है आपका कि ये तो जो था ये किसके लिए था, 2 लेयर के लिए था। अगर यही आपका सिंगल लेयर के लिए आ जाए, ठीक है, इसी को हम यहीं पे बताते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक है, ये आपका था किसके लिए, फॉर 2 लेयर, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं फॉर सिंगल लेयर, ठीक है, फॉर सिंगल लेयर, ठीक है। अब सिंगल लेयर में क्या होगा आपका, ये जो लिख देते हैं फॉर्मूला फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए, किसके लिए, फ्लेक्सिबल पेमेंट डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1.5 PA अपॉन ES, और ये जो F2 है ना ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, 1 के, ठीक है। F2 बराबर 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो बस फॉर्मूला आपका यही हो जाएगा, ठीक है। और रिजिड पेमेंट में ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 1.18 PA अपॉन ES, ये हो जाएगा आपका रिजिड पेमेंट का, किसके लिए, सिंगल लेयर के लिए, ठीक है, सिंगल लेयर के लिए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए ये तो हो गया आपका क्या, बर्मिस्टर का मेथड, ठीक है, ठीक है। किसका है मेथड ये, बर्मिस्टर का। देखिए बर्मिस्टर ने क्या बताया था हमें, इन्होंने बताया कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका, सरफेस फोर्स का सबसे अधिक, फिर बेस फोर्स, सब बेस और सब ग्रेड, ठीक है। और इसके बाद फिर इन्होंने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी अपने कुछ, ठीक है, जिसमें इन्होंने फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट को 2 लेयर और सिंगल लेयर के लिए बताया है। अब इसके बाद फिर आपका क्या है, इसके बाद अब हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ, रिजिड पेमेंट की तरफ, ठीक है, किसकी तरफ, रिजिड पेमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपका फिनिश होता है जितने भी मेथड मैंने आपको बताए थे, इंपेरिकल, सेमी इंपेरिकल और थ्योरेटिकल। इंपेरिकल में आपका क्या क्या था, ग्रुप इंडेक्स, CBR, CRV यानी कि कैलिफोर्निया, रेजिस्टेंस वैल्यू और मैक्लियोड मेथड, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर सेमी इंपेरिकल में ट्राइएक्सियल मेथड था, और लास्ट में आपका थ्योरेटिकल में आपका क्या था, बर्मिस्टर इलास्टिक लेयर मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन। अब इसके बाद आपका क्या है, दूसरा आपका हम लोग अब शुरू करने वाले हैं किसका, रिजिड पेमेंट की डिजाइन, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट, ओके। देखिए फर्स्ट चीज तो हमें ये पढ़ना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिजाइन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, रिजिड पेमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिजिड पेमेंट, ठीक है। तो आप लोग एक हेडिंग और डाल लीजिए, फिर उसका तब उसके बाद हम लोग डिजाइनिंग पे चलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर आपके अफेक्ट करते हैं डिजाइनिंग को, ठीक है। देखिए आपका सबसे इसमें आ जाएगा मेन चीज कि आप लोडिंग कंडीशन, ठीक है, या लोडिंग लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा
फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ सबग्रेड, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सबग्रेड, ठीक है, सबग्रेड है, ठीक है। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, यानी कि रिजिड पेमेंट हमारी जो टॉप लेयर होती है वो सीसी होती है, यानी कि सीमेंट कंक्रीट की बनी होती है, तो वही है, ठीक है। और रिजिड पेमेंट में हम जॉइंट्स भी देते हैं, तो जॉइंट हो गया आपका, ठीक है। चौथा आपका क्या हो जाएगा, जॉइंट्स हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अब सीसी स्लैब है, ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर रेनफोर्समेंट भी देते हैं, तो रेनफोर्समेंट हो जाएगा, रेनफोर्समेंट, ठीक है। और लास्ट में आएगा क्या आपका यहाँ पे लिख देते हैं एक्सटर्नल कंडीशन, यानी कि कुछ बाहर की इन्वायरमेंटल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, या जो भी आपके एक्सटर्नल कंडीशन उस समय बन रही होगी, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कौन से, हमारे रिजिड पेमेंट को, ठीक है। एक तो लोडिंग कंडीशन डिफरेंट टाइप के, यानी कि किस टाइप की लोडिंग आ रही है, ठीक है, कैसे टाइप के व्हीकल चल रहे हैं, या रोड कैसी है, मतलब कि, और उसके ऊपर कितने वॉल्यूम, कितना ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है व्हीकल का, ठीक है, वो सारी चीजें। सबग्रेड की प्रॉपर्टी, यानी कि जो जिस जगह रोड बनी उस जगह सबग्रेड कैसा है। कंक्रीट की प्रॉपर्टी, जॉइंट्स, ठीक है, आगे जॉइंट्स के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। रेनफोर्समेंट, ठीक है, जो आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है उसके बारे में, और आपका क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल कंडीशन, ठीक है। ये है आपके फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं रिजिड पेमेंट्स को, ठीक है। अब हमें देखना है क्या, हमें अब इसका देखना है डिजाइन पैरामीटर्स, ठीक है, रिजिड पेमेंट की डिजाइन पैरामीटर्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग डिजाइन पैरामीटर्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या, डिजाइन पैरामीटर्स। सबसे पहली चीज आएगी, आपने इसको पढ़ भी रखा है बट यहाँ पे दोबारा देखना है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, ठीक है। मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन ये आपने पढ़ा था किसमें, प्लेट लोड टेस्ट या प्लेट बेयरिंग टेस्ट में, याद कीजिए, ठीक है। मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, ठीक है, ये क्या था, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन आपका है ये, इट इज अ प्रेशर अप्लाइड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, क्या है ये, इट इज प्रेशर अप्लाइड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, इट इज प्रेशर अप्लाइड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, ओके। अब ये तो हो गया आपका क्या, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। ये किससे शो करते हैं, K इक्वल टू P बाई डेल्टा, K इक्वल टू P बाई डेल्टा, यही करते थे, मैंने आपको बताया था डेल्टा आपका यहाँ पे फिक्स रहता है, तो P बाई 0.125 हो जाएगा, ठीक है। और 0.125 ये किस में है, ये आपका सेंटीमीटर में है, ठीक है, या इसको 1.25 mm भी लिखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा क्या क्या, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, ओके। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं यहाँ पे, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, ठीक है आप लोग, ठीक है। अब ये आपका देखिए दूसरा पॉइंट है, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। इसमें क्या होता है देखिए, L इक्वल टू EH क्यूब 12 की अपॉन 1 EH क्यूब अपॉन, ठीक है, EH क्यूब अपॉन 12 की 1 माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 12 की 1 माइनस म्यू स्क्वायर पावर 1/4, ठीक है, EH क्यूब। अब इसको आप बॉक्स में कर दीजिए, ठीक है। ये आपका होता है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। ये आपका L जो रहेगा ये किस में रहता है, सेंटीमीटर में, किस में, सेंटीमीटर में। EH क्यूब अपॉन 12 के 1 माइनस म्यू स्क्वायर पावर 1/4, ये है आपका क्या, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, ठीक है। इसमें आपका क्या है, H आपका क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए, H आपका स्लैब थिकनेस है,
ठीक है। के जस्ट अभी आपने पढ़ा है, देखिए, ठीक है, के मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, और म्यू आपका क्या है, पॉइजन रेशियो, लिख देते हैं यहाँ पे पॉइजन रेशियो, ठीक है, पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट, ठीक है, पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट, ठीक है। अब आपका म्यू पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट कितना होता है, 0.15, ठीक है, 0.15, ठीक है। और इसके अलावा ये आपको पता है क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, तो यूज लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये आपका हो गया क्या, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, ठीक है। तो दो आपके डिजाइन पैरामीटर हो गए, एक तो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, और ये सॉरी रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, मॉडुलस ही रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, दो चीज। तीसरा अब आपका क्या है, ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका क्या है, देखिए थर्ड पॉइंट है आपका इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, क्या है आपका, इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन। देखिए इसमें क्या होगा, ये फॉर्मूले पे कभी कभी आपके न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना होगा। अब खैर ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बट इस पे न्यूमेरिकल इसलिए नहीं आएगा, मैंने बताया था कि ऐसी वैल्यूज जो, ठीक है, पावर में हो। अब आपके पास कैलकुलेटर है नहीं, टाइम लगेगा, तो बहुत ज्यादा एग्जामिनर भी आपको परेशान नहीं करता, लेकिन इस पे आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। मैंने आपको प्लेट लोड टेस्ट के टाइम पे भी बताया था, ठीक है, और इसमें भी आपका इक्विवेलेंट रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ आपका फॉर्मूला क्या होगा, b इक्वल टू अंडर रूट 1.6, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, 1.6 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 0.675 एच, ठीक है। या तो एक ये होगा, दूसरा होता है सिर्फ ए, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है, ये दो फॉर्मूले रहेंगे बी का, एक तो अंडर रूट 1.6 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस, ये अंडर रूट से बाहर है 0.675 एच, और दूसरा बी इक्वल टू ए हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था ए क्या था, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। तो इसमें क्या होता है कि जब अगर ए आपका, ठीक है, ए आपका किससे, ए अगर 1.724 एच, ठीक है, 72 या 724 भी कभी कभी लिखा रहता है, ठीक है, इससे, ठीक है, छोटा है तब तो ये कंडीशन लगेगी। और अगर आपका ए आपका इससे बड़ा है या बराबर है 1.724 एच से, तो आपका बी इक्वल टू ए के ही बराबर हम ले लेते हैं। ओके, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा, कभी अगर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, तो पहले हमको ए चेक करना रहेगा, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया कितना दिया हुआ है, उसके हिसाब से तब हम बाकी चीजें देखेंगे, ठीक है। और एच आपका यहाँ पे क्या है, स्लैब थिकनेस, ठीक है, बाकी कोई ऐसा कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपका यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब देखिए इसके बाद फिर आपका क्या है, इसके बाद है आपका स्ट्रेसेस इन क्या है इसके बाद, स्ट्रेसेस इन रिजिड पेमेंट, मतलब कि रिजिड पेमेंट में स्ट्रेस कौन कौन से लगते हैं, अब हमें उन्हीं की बात करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आप, स्ट्रेसेस इन रिजिड पेमेंट, यहां पे लिख देते हैं स्ट्रेसेस इन रिजिड पेमेंट, ठीक है, स्ट्रेसेस इन रिजिड पेमेंट। अब देखिए जो रिजिड पेमेंट स्ट्रेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। इसमें फर्स्ट आपका होता है व्हील लोड स्ट्रेस और व्हील लोड स्ट्रेस, ठीक है, और दूसरा आपका होता है व्हील लोड स्ट्रेस और आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर स्ट्रेस, टेम्परेचर स्ट्रेस। अब टेम्परेचर स्ट्रेस भी आपका दो टाइप का होता है, ठीक है, एक आपका होता है वार्पिंग स्ट्रेस, वार्पिंग वार्पिंग स्ट्रेस, और दूसरा आपका होगा क्या, फ्रिक्शनल, क्या, फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके टाइप ऑफ, ठीक है, यानी कि कौन कौन से स्ट्रेस लगते हैं, तो दो टाइप के होते हैं मेनली, व्हील लोड स्ट्रेस और टेम्परेचर स्ट्रेस। और टेम्परेचर स्ट्रेस आपका दो टाइप का होता है, वार्पिंग स्ट्रेस और फ्रिक्शनल स्ट्रेस। अब ये किसके लिए आता है, ठीक है, ये आपका डेली वेरिएशन में आता है, ठीक है, डेली वेरिएशन होता है उसकी वजह से आता है, ठीक है। यहां लिख देते हैं ड्यू टू
डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ड्यू टू डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। और दूसरा फ्रिक्शनल स्ट्रेस में आप क्या लिखोगे, ड्यू टू सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, वार्पिंग और फ्रिक्शनल स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया आपका क्या, स्ट्रेस कौन कौन सा कहाँ पे लगता है। ठीक है, और जनरली इन जनरल हम देख लेते हैं कि आपका जो व्हील लोड स्ट्रेस आता है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज लिखते हैं, व्हील लोड स्ट्रेस, वो 3 कंडीशन में लगता है। पहले एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसको थोड़ा कुछ इस तरह से लेते हैं, देखिए इसको बढ़िया से देखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से है, मान लेते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आपका इस सेंटर में आपका लगेगा क्या, इंटीरियर। ठीक है, और इन सब जगहों पे क्या रहेगा आपका, देखिए यहाँ पे हम बना देते हैं, अब फ्री कर देते हैं इसको, और यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ पे क्या, देखिए लिखते हैं एक एक पॉइंट। ये तो आपका इंटीरियर हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये कॉर्नर 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 कॉर्नर, इधर ये क्या है, एज एज, और ये एज, और इधर एज। ठीक है, व्हील लोड स्ट्रेस 3 कंडीशन में काम करती है, किसमें, इंटीरियर, ठीक है, और एज और कॉर्नर में। ठीक है, 3 जगह में काम करती है। ठीक है, तब उन्हीं के हिसाब से हमें क्या देखना है, फॉर्मूला देखना है। ठीक है, वार्पिंग स्ट्रेस, अरे सॉरी व्हील लोड स्ट्रेस कंडीशंस देखनी है। ठीक है, किस पे, इंटीरियर पे, एज पे और कॉर्नर पे। ठीक है, किस पे किसके देखना है आपको, इंटीरियर पे, एज पे और कॉर्नर पे, हमें यही व्हील लोड स्ट्रेस अब देखना है। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्ट देखते हैं किसने इसको दिया था उसका लिख देते हैं। ठीक है, देखिए इसके बारे में हमें दिया था किसने, वेस्टरगार्ड ने। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं वेस्टरगार्ड स्ट्रेस इक्वेशन, वेस्टरगार्ड स्ट्रेस इक्वेशन फॉर व्हील लोड स्ट्रेस। ठीक है, इन्होंने देखिए अपना, देखो अपना 3 कंडीशन दिया था। ठीक है, अब उसको पहले से ही नोट किए हैं। देखिए इंटीरियर लोडिंग में क्या होता है, इंटीरियर लोडिंग का फॉर्मूला इन्होंने दिया, S इक्वल टू, इन्होंने इंटीरियर लोडिंग का फॉर्मूला दिया है, S इक्वल टू SI 0.316 P अपॉन H स्क्वायर 4 log बेस 10 L/V प्लस 1.069। ये आपका इंटीरियर का है। एज में थोड़ा सा चेंजेस है, 316 से देना, अब यहाँ पे क्या आया है 0.572 P अपॉन H स्क्वायर, बाकी वही आपका इधर ये आपका 1.069 जो कांस्टेंट था उसको यहाँ पे 0.359। ये आपका एज लोडिंग। अब कॉर्नर लोडिंग बिल्कुल अलग है, एस सी इक्वल टू एस सफिक्स सी, यानी कि एस सी 3p अपॉन एस 1 माइनस a रूट 2 अपॉन एल है। ठीक है, ये एल है। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरी चीज क्या है कि मैंने बताया एस आई एस ई एस सी, ये क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस एट, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस इन्होंने निकाला किस पे, इंटीरियर पे, एज पे और कॉर्नर पे, किसमें है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एच मैंने पहले से ही आपको बता दिया था क्या है, स्लैब थिकनेस, और पी पहले से ही आपको पता है क्या है, व्हील लोड है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इंटीरियर लोडिंग, एज लोडिंग और कॉर्नर लोडिंग। ठीक है, यहाँ पे आपका बाकी चीजें पी पता है, एच पता है, ठीक है, एल बी, ठीक है, वो एक एक चीजें आपको पता है। ठीक है, अब देखिए बी आपका क्या है, रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन, लिख देते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन। ठीक है, बी आपका क्या है, रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन, और एच यहाँ पे लिखा ही है। ठीक है, और उसके अलावा आपका एल क्या है, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। जस्ट अभी आपने इसके पहले ही इसको पढ़ा था। ठीक है, डिजाइन पैरामीटर्स ही था। ठीक है, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया था, एल इक्वल टू क्या था, ई एच क्यूब अपॉन
12 के 1 माइनस म्यू स्क्वायर और टोटल की पावर 1/4। ओके, ये हो गया आपका। बाकी यहाँ पे SI आपको पता है, P आपका क्या है, व्हील लोड है, ठीक है, और आपका, ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आपका तीन चीजें यहाँ पे है, ठीक है, बाकी आपको पता है। अब देखिए ये हो गया क्या आपका व्हील लोड स्ट्रेस। अब हमें बढ़ना किस पे, टेम्परेचर स्ट्रेस पे। और टेम्परेचर स्ट्रेस में आपका पहला है क्या, वार्पिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो वार्पिंग स्ट्रेस आपका यहाँ पे सेकंड आपका क्या है, टेम्परेचर स्ट्रेस, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूले आप जानते रहिए, ठीक है, बाकी इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, मैंने बताया ना, लेकिन फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। रिजिड पेमेंट के डिजाइन के फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर स्ट्रेस में फर्स्ट है आपके पास क्या, वार्पिंग स्ट्रेस। अब वार्पिंग स्ट्रेस का भी फॉर्मूला, ठीक है, दिया हुआ है, डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है। देखिए ये है आपका क्या, वार्पिंग स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस को चाहे सिग्मा दिखाई चाहे एस से, ठीक है। तो एस टी आई से मतलब यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका, एस टी आई मतलब इंटीरियर, ई एप्सिलॉन टी बाई 2 सी सफिक्स एस प्लस म्यू सी वाई अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, वार्पिंग स्ट्रेस, ठीक है। और सिग्मा टी आपका क्या है, वही आपका एस टी लिख सकते हो चाहे तो आप इसको, या सिग्मा टी भी। तो मैक्सिमम क्या, इन दोनों का कोई मैक्सिमम, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, तीसरा क्या है, सिग्मा टी सी, या इसको एफ आप लिख सकते हो एस टी। एस टी का मतलब देखिए ये टेम्परेचर स्ट्रेस है किसका, कॉर्नर का, सॉरी ये सी है, ठीक है, और ये आपका ई है। तो इसमें क्या है, ई एप्सिलॉन टी अपॉन 3 1 माइनस म्यू ब्रैकेट में रूट में ए बाई एल, ठीक है। तो यही चीज आपका यहाँ पे है। अब वार्पिंग स्ट्रेस से सब कुछ बताया है कि ई क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ई क्या है आपका, इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। एप्सिलॉन क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट, ठीक है। और टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। सी एक्स और सी वाई क्या है, कोफिशिएंट बेस्ड ऑन एल एक्स बाई एल इन द डिजायर्ड कंडीशन, और एल वाई बाई एल, ठीक है। म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो, मैंने बताया था कितना लिया जाता है, 0.15। ए अभी मैंने आपको बताया था रेडियस ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया, और एल क्या है, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, ठीक है। तो ये चीज आपका यहाँ पे ठीक है, यही चीज आपका यहाँ पे हो रहा है क्लियर। देखिए अब इतना वार्पिंग स्ट्रेस हो गया, ठीक है, टेम्परेचर स्ट्रेस में वार्पिंग स्ट्रेस। अब इसके बाद आपका क्या बचा है, आपका फ्रिक्शनल स्ट्रेस। क्या है आपका, फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अब हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेस, फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना रहेगा, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आपका कभी कभी आता है, या डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है, ठीक है। बहुत सिंपल फॉर्मूला, एस एफ इक्वल टू एफ डब्ल्यू एल अपॉन 2 इंटू 10⁴ है, बस यही फॉर्मूला है। और ये न्यूमेरिकल में आ जाता है, या कभी कभी आपका क्या आ जाता है, और डायरेक्ट फॉर्मूला दिया रहेगा कि आपका फ्रिक्शनल स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। चार ऑप्शन दिए रहेंगे, एक यही सही वाला रहेगा, एफ डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू 10⁴ डायरेक्ट आपको याद रखना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इसमें आपका एफ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, यहां लिख देते हैं, एफ आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सबग्रेड, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सबग्रेड रिस्ट्रेंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सबग्रेड रिस्ट्रेंट। और आपका एल क्या है, एल अभी आपका, ठीक है, लेंथ ऑफ स्लैब है, ठीक है, एल आपका लेंथ ऑफ स्लैब है। और डब्ल्यू आपका, डब्ल्यू आपको पता ही यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट है, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, ठीक है। ये आपका क्या है, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट देखिए फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ठीक है। अब इसमें पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे आपका फिनिश होता क्या, स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस में आपका व्हील लोड स्ट्रेस और टेम्परेचर स्ट्रेस, व्हील लोड स्ट्रेस के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। दूसरा एक बार चाहो तो आपको फिर से देख लीजिए, ठीक है।
देखिए यहाँ पे आपका, ठीक है, ये आपका जितना कुछ था, तो बी लोड स्ट्रेस हो गया, टेम्परेचर स्ट्रेस हो गया, ठीक है, टेम्परेचर स्ट्रेस में आपका क्या हो गया, फ्रिक्शनल स्ट्रेस और वार्पिंग स्ट्रेस। अब इसके बाद जो भी आपका टॉपिक है, इसके बाद हमें नेचर ऑफ स्ट्रेस देखना है कि कौन सा स्ट्रेस कहाँ पे कैसे काम करता है। जितने भी अभी स्ट्रेस हमने देखा है ना, तो उसके हिसाब से उसका कंप्रेशन और टेंशन हमें देखना रहेगा। और फिर बचेगा आपका क्या, जॉइंट्स के बारे में। तो बस यही चीज आपका बचा है इस चैप्टर में, किसमें, पेमेंट डिजाइन में। फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो जो भी अभी आपने पढ़ा है बस उसको आपको याद रखना है, और जो मैंने लास्ट में जितनी चीजें इंपॉर्टेंट बताई है नोट करते चला करो, क्योंकि वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एसएससी जेई में आए हुए हैं और डायरेक्ट आपके एग्जाम में वो फॉर्मूला या वो उससे न्यूमेरिकल डायरेक्ट आ जाता है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस बने रहना है, ठीक है। तो अभी जो भी आपने पढ़ा तुरंत के तुरंत एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।